खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली किश्त में आपने सुना कि सुभाष ने ICS की परीक्षा पास की और अंग्रेजी नौकरी को त्याग दिया। परिवार और मित्रों की तमाम कोशिशों और आग्रह के बाद भी वो अपने निर्णय पर अडिग रहे और अपना त्यागपत्र दे दिया। इंग्लैंड से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए और अब आइए सुनते हैं आगे की कड़ी। सुभाष, गांधी जी अभी बंबई में हैं। कलकत्ता आने से पहले उनसे जरूर मिलना। कवि रविंद्रनाथ का ये संदेश सुभाष भूले नहीं थे। जहाज बंबई सागर तट पर रुका और सुभाष का तांगा मणि भवन के निकट रुका। भाई साहब जी। मणि भवन यही है क्या? हाँ हाँ। जी, मुझे गांधी जी से मिलना था। आप कौन? मैं सुभाष चंद्र बोस। अच्छा अच्छा, रुकिए, मैं गांधी जी से पूछता हूँ। वैसे मैं महादेव। जी, मिलकर खुशी हुई। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जी, यहीं से ना? हाँ। ओह, हाँ। अरे अरे, संभल कर। हाँ। थोड़ा घुमावदार सीढ़ियां हैं, थोड़ा संभल कर। चिंता मत कीजिए, लकड़ी की हैं पर मजबूत हैं। आ जाइए आ जाइए। हाँ, वो बस जरा सा पैर फिसल गया था। हाँ, अब ठीक हूँ। ऊपर के उस हॉल में मोटा देशी जाजम बिछा हुआ था। गांधी जी अपने छात्रों के साथ सूत कटाई कर रहे थे। सुभाष के इतने महंगे पाश्चात्य परिधान को देख सब सुभाष को घूर रहे थे और सुभाष सबको देख हिचकिचा रहे थे। तभी गांधी जी ने सुभाष को देखा और सुभाष ने उनको। कितना अंतर है चित्रांकित गांधी और वास्तविक गांधी में। कितनी असीम शांति है इनके चेहरे पर। अपार ज्ञान और इतनी सहजता पूर्णतः देश की मिट्टी से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। आइए सुभाष बाबू, आइए आइए। जी गांधी जी, दरअसल मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं विलायत से सीधे यहाँ आ गया, इसलिए ये विलायती कपड़े में। कितनी बड़ी और कठिन परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करना, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। उस हद को तो मैं कब का पार कर चुका हूं गांधी जी। अब मैं मुक्त हूं। तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। अभी तो एक दिन रुको, फिर कलकत्ता जाना। सुभाष को निबोली का रस देना। लो सुभाष। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं। जी कुछ नहीं, बस वो जरा सा। तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, है ना? महादेव, इनके रुकने की व्यवस्था कर दें। जी बहुत अच्छे।
सुभाष को कमरा मिल गया। मणि भवन में गांधी जी के रहने पर कड़ा अनुशासन होता था। निश्चित समय पर भोजन और सब साथ भोजन करते थे। चाय की मनाही थी। सुबह का नाश्ता देरी के कारण जाता रहा। भूख सताने लगी थी। वो बाहर निकल गए और बगल में एक ईरानी दुकान में जाकर कड़क चाय पी। तब उन्होंने देखा कि गांधी जी से मिलने पारसी, पठान, मुसलमान, मद्रासी, बंगाली और लगभग सभी धर्म के लोग आते थे। 2 दशक पहले इसी जगह पर लोग उन्हें बिना सूटकेस वाला बैरिस्टर कहकर बुलाते थे और आज सब उनकी शरण में है। आश्रम से बकरियों की आवाजों में से एक छात्र की आवाज आई। सुनिए, आपको बा बुला रही हैं। जी आया। सुभाष, ये लो चाय। आगे से तुम्हें ईरानी होटल नहीं जाना होगा। जी वो माफ कीजिएगा, दरअसल वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, इसलिए मैं वहाँ चाय के लिए। मुझे तुम्हारे पेट का हाल पता है, पर क्या करूं, हमारे यहाँ तो सैन्य अनुशासन चलता है। क्षमा कीजिएगा, आपको गांधी जी समेत सब लोग बा कहकर बुलाते हैं। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। बा की अपेक्षा माँ कहलाना हमेशा अच्छा लगता है। जी ठीक है। क्या ठीक है? यही कि मैं आपको बा ना बोलूं, तो क्या? माँ बोलूं। तो बोलो माँ। जी माँ। वाह, गोधूली बेला की प्रार्थना की तैयारी के लिए गांधी जी ने आपको बुलाया है। चलो ठीक सुभाष, प्रार्थना स्थल पर भेंट होगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। भजन के बाद गांधी जी ने श्रोताओं को कुछ मूल्यवान उपदेश दिए। प्रार्थना सत्र समाप्त होने के पश्चात सुभाष का परिचय बैरिस्टर विठल भाई पटेल से कराया। सुभाष का उनसे मिलना बहुत सौभाग्य का विषय था और फिर तीनों में आने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मेरा कार्यक्रम उतना ही है जितना जनता हजम कर सके, इसलिए मैंने कांग्रेस की सदस्यता मात्र 4 आने रखी है, जिससे सामान्य मजदूर, किसान और सक्षम सब एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े रह सके। केवल लगानबंदी, बहिष्कार और असहयोग से ब्रिटिश सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है? इससे स्वराज कैसे मिलेगा? देखो सुभाष, विदेशी माल का विरोध मैं हमेशा से करता रहा हूं। मुझे विश्वास है
हमारा रचनात्मक कार्यक्रम भी सफल होगा। इससे क्या होने वाला है? लंकाशायर के व्यापारी और प्रकारांतर से ब्रिटिश संसद पर कैसे दबाव बनेगा? दबाव डालने की जरूरत ही क्या है? फिर अंग्रेज काबू में कैसे आएंगे? किसी पर कैसा भी दबाव डालना मेरे कार्यक्रम में समाविष्ट नहीं। फिर आपकी घोषणा का क्या? 1 वर्ष में स्वराज कैसे प्राप्त होगा? तुम्हारी ऊर्जा, उत्सुकता और व्याकुलता, तीनों में स्वराज साफ नजर आता है। जी, धन्यवाद। वाह वाह जी वाह, सुभाष को चाय दी क्या? जी हाँ। एक बार दी तो एक बार और दो। विट्ठल जी, एक तो सुभाष विलायत रिटर्न और ऊपर से युवा बंगाली रक्त, मीठा तो इनके खून में है। जी, मैंने पहले भी सुभाष को चाय दी थी। तभी तो कल से अपराध की लकीरें अपने चेहरे पर लिए घूम रही हो। मुझे शंका थी। दोपहर को गांधी जी पुनः सूत काटने बैठ गए। 2 दिन बीत गए। सुभाष ने कलकत्ता जाने की तैयारी कर ली और इन 2 दिनों की चर्चा के बाद सुभाष गांधी जी की सारी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिला था। उनके दिमाग में तो मैजिनी, गैरीबाल्डी और काहूर जैसे क्रांतिकारियों ने संघर्ष का घर बनाया था और इन सबके पैमाने गांधी जी की नीति बहुत नर्म और फीकी जान पड़ती थी। देखो सुभाष, बंगाल जाना तो चित्तरंजन दास से जरूर मिलना। पर वह जितना महान पुरुष, वो कलकत्ता में ही है। उनका मार्गदर्शन लो, उनसे सलाह लो। जी बापू। बापू, आजकल आप ब्रिटिश सरकार को राक्षसी सरकार के नाम से संबोधित करते हैं। जलियांवाला बाग के हत्याकांड और फिर अंग्रेज जनता द्वारा डायर का सम्मान का संदेश मिलता है। बापू, जब तक उग्र आंदोलन का एक प्रबल धक्का इस ब्रिटिश साम्राज्य के बूढ़े हाथी को नहीं लगेगा, यह अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। गांधी जी प्रसन्न भाव से सुभाष को देखते रहे। सुभाष ने बा और बापू दोनों को प्रणाम किया। सुभाष का मन बेचैन था। गांधी जी से मुलाकात तो हुई थी, पर अंतर्मन से उनके तार उनसे जुड़े नहीं थे। घोड़ा गाड़ी बहुत आगे निकल गई। गांधी जी उन्हें जाता निहार रहे थे। बाबू ने बा से मुड़कर कहा, बा, मुझे यह नौजवान एक प्रखर तेजोपुंज प्रतीत होता है। स्वभाव स्वमुफट, परंतु आजादी के लिए इसमें इतना अधैर्य क्यों है? जी हाँ। अंततः रेलगाड़ी हावड़ा स्टेशन पर रुकी। रंगा काका बाबू की आवाजें प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। स्टेशन पर भाभी विभा, भतीजे, उनकी माँ, दादा शरद और सबसे पीछे जानकी नाथ जी थे। हाथ में पुराना छाता लिए द्रवित आंखों से वो सुभाष को देख रहे थे। सुभाष उनको देख एक बालक की तरह बाबा बोलते हुए जानकी नाथ से लिपट गए और दोनों की आंखें नम हो गईं। फिर गाड़ियों ने भवानीपुर की तरफ रुख किया
रास्ते में सुभाष ने शरद दादा से पूछा, दादा, चितरंजन दास जी के क्या हाल चाल है? कोई समाचार है? कुछ महीने पहले नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के सामने उन्होंने 25,000 मासिक आय की अपनी वकालत को तिलांजलि दे दी और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान देने का संकल्प लिया। राष्ट्र को दान देने की घोषणा सार्वजनिक रूप से की। तभी एक कार्यकर्ता ने जोर से आवाज लगाई, वाह रे वाह देश बंधु। बस उसी दिन से वो सबके लिए देश बंधु हो गए। दादा, गाड़ी रोको। क्या हुआ? दादा, मुझे देशबंधु दादा के पास जाना है। पर अभी तो आया है, फिर चले जाना। नहीं दादा, मुझे अभी जाना है। हाँ, जल्दी आता हूं मां, अभी आया। जी, देशबंधु जी घर में हैं क्या? नहीं है, दौरे पर गए हैं। जी ठीक है। कौन? सुभाष? तू? हेमंत? हेमंत, मेरे दोस्त, कैसे हो? कौन है हेमंत? कौन है? माँ, सुभाष है। सुभाष, ये श्रीमती बासंती देवी है। कब आए? जी बस अभी आया बंबई से। अभी सीधे हावड़ा स्टेशन से आप ही के घर देशबंधु चितरंजन दास जी से मिलने चला आया। खूब सुंदर पत्र लिखते हो तुम। वे अधिकतर तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई। पिछले 3 सालों से देशबंधु जी की जान को आराम नहीं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच समिति बनाई। उस सिलसिले में जगह जगह जाना पड़ता है और उसका सारा व्यय देशबंधु दादा कर रहे हैं। लगभग 50,000 खर्च हो चुका है। सब देशबंधु दादा ने किया। अभी माताजी तुमसे मिलने आई थी। पता है उनका मायका कहाँ है? कहाँ? वो आसाम के चाय बागान के मालिक दीवान बद्रीनाथ की बेटी हैं। बहुत समृद्ध परिवार से हैं। देशबंधु दादा की प्रतिज्ञा पर पति के साथ गरीबी में रहने के लिए उन्होंने अपना सब त्याग दिया। घर में रसोईया भी नहीं। तुमने उनके हाथ के छाले देखे हैं? वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ समूचा बंगाल है। रोलेट एक्ट नामक काला कानून विधानमंडल में पारित हुआ और दास बाबू राजनीति के पटल पर एक अग्निपुंज के रूप में प्रकट हुए। आज बंबई तो कल अमृतसर तो कभी ढाका। उनके पांवों को चैन नसीब नहीं था। युवावस्था में बहुत सी कविताओं की रचना करने वाला उनके अंतर का कवि विद्रोही बनकर संघर्ष में उतरा। इसी संघर्ष की धुन में मग्न दास बाबू ने नागपुर में गांधी जी के समक्ष अपनी वकालत को सदा के लिए विदा कह दिया। उन्होंने 50 वर्ष की आयु पार कर ली थी। फिर भी युवकों से उनके मित्रवत संबंध थे। कार्यकर्ताओं के चुनाव में उनकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी। बंगाल और आसाम में उनके आह्वान पर मर मिटने का संकल्प लिए युवाओं की अनेक कतारें तैयार खड़ी रहती थीं और सुभाष के मन में देशबंधु की छवि
उनके गुरु की तरह हो चुकी थी। वो मन ही मन देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना गुरु मान चुके थे। चित्तरंजन दास जी का शरीर कितना दुर्बल हो गया है। ये दिन रात की मेहनत, दौड़ भाग, इन्हें देशभक्ति का ही रोग लगा है और कुछ नहीं। अरे सुभाष, कब लौटे इंग्लैंड से? जी बस अभी सीधा यहीं चला आ रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए देश दादा। खुश रहो। युवावस्था में जो अनुभव मिला उसे लेकर आपके पास आया हूं दादा। कैसी बातें कर रहे हो सुभाष? देखा बासंती, ये भी मेरी तरह भावुक है। क्यों सुभाष, तुम्हें हमारी कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों लगती है? जी मैं समझा नहीं। अरे भाई, तुमने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि बंजारों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और गरीबों की सहायता के क्षेत्र में कांग्रेस की कोई पक्की भूमिका नहीं है। कारखानों और मजदूरों से संबद्ध कानून के विषय में भी कोई निर्धारित नीति नहीं है हमारी। स्वराज का मूल मंत्र ग्रहण करके कांग्रेस को यथाशीघ्र संविधान तैयार करना चाहिए, है ना? वाह रे वाह सुभाष। जी दादा, वो देखो सुभाष, अभी तो तुमने कांग्रेस में पहला कदम ही रखा है और अभी से शिखर मापने चले हो। बट आई एम प्राउड ऑफ यू सुभाष। तुमने 24 वर्ष की आयु में इतनी आगे की सोच को उठाया है, केवल इस कारण से कि सामने कोई आदरणीय व्यक्ति है। सत्य कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, समझे? जी दादा, मैं आपकी बात समझ गया। चलो साथ में भोजन करते हैं। जी। और इस तरह सुभाष देशबंधु जी के साथ आजादी के आंदोलन में सम्मिलित हो गए और अपनी सूझबूझ से बहुत जल्दी वो पूरे बंगाल आंदोलन में लोकप्रिय होने लगे। उधर महायुद्ध में हिंदुस्तान द्वारा इंग्लैंड की जो सहायता की गई थी, उससे प्रसन्न होकर इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आए। उनके स्वागत में 17 नवंबर 1921 को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। गांधी जी ने उस दिन सारे देश में हड़ताल का आह्वान किया। बंबई में स्वागत करने वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, लेकिन उसी दिन कलकत्ता में हड़ताल सफल रही। सुभाष, सेनगुप्ता और अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार योजना बनाई और पूरे कलकत्ता में चक्का जाम कर दिया, जिसकी एक आवाज पर समूचा बंगाल एक साथ दहाड़ता था। अब अंग्रेजों की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुके थे। वही देशबंधु कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, साथियों, युवराज से हमारा कोई विवाद नहीं है, परंतु उनकी यात्रा पूर्णतः राजनीतिक है और जिनके हाथ जलियांवाला बाग के शहीदों के रक्त से सने हो, उनसे हाथ मिलाना हमारी आत्मवंचना होगी। 24 दिसंबर को युवराज कलकत्ता आने वाले हैं और इसी अवसर पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में हम अपनी रणनीति को बदलेंगे। हम छोटे छोटे समूह में मिलकर घेराव करेंगे और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं अपने पुत्र भोंगल दास को चुनता हूं। साथियों, इस बार मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि मेरी धर्म पत्नी बासंती देवी भी आंदोलन में सम्मिलित रहेंगी। अरे देशबंधु जी, क्या कह रहे हैं आप? स्त्री और आंदोलन में? अरे देशबंधु जी, जब तक इस शहर का एक भी पुरुष जीवित है, तब तक हमारी माँ बहनें सड़कों पर बिल्कुल नहीं आएंगी। मित्रों, मेरे निर्णय में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी पर तो मेरा हक है, लेकिन मेरी दोनों बेटियां भी इस आंदोलन में सम्मिलित होंगी। उन्होंने स्वयं विरोध के लिए रॉयटर बिल्डिंग के समक्ष यानी ब्रिटिश मुख्यालय का स्थान तय किया है। अरे चित्तरंजन दास जी, बेटी प्राजक्ता का विवाह पक्का हो गया है। भगवान न करे कहीं गिरफ्तारी हुई तो बेचारी को ससुराल की जगह काल कोठरी जाना होगा। अरे देशबंधु जी, देश प्रेम ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है क्या? सन 57 में तलवार का जौहर दिखाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्यों भूल जाते हो आप लोग?
कहां गई उनके महान बलिदान की वो अभूतपूर्व स्मृतियां? क्या वो सब आप भूल चुके हैं? साथियों, महिलाएं कल राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी होंगी तो अपने आंदोलन की शक्ति बढ़ेगी, आंदोलन को गति मिलेगी। ठीक है देशबंधु जी, जैसा आप कहें, लेकिन अब आपका ही परिवार नहीं बल्कि हम सबका परिवार निश्चित तौर पर आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरे प्यारे साथियों, बलिदान का पहला अवसर मैं किसी और को नहीं दे सकता। जनता के आंदोलन में उतरने से पूर्व मेरे परिवार के लोगों को सबसे पहले देश प्रेम की कसौटी पर अपनी परीक्षा देनी होगी और निखार पाकर समूचे बंगाल का, समूचे हिंद का प्रतिनिधित्व करना होगा। जी देशबंधु दादा, जैसा भी आप मार्गदर्शन दें वैसा ही होगा। अगले दिन आंदोलन में बासंती देवी और दास बाबू की बहन उर्मिला देवी ने भी भाग लिया और ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए कानून भंग कर गिरफ्तारी दी। पूरे कलकत्ता में इस घटना से हड़कंप मच गया। झुंड का झुंड जेल की ओर बढ़ा। बासंती देवी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। जब बासंती देवी और उर्मिला देवी जेल पहुंचे तो हवलदारों ने दोनों को सैल्यूट किया। पत्नी और बहन की गिरफ्तारी से पूरे शहर में हंगामा था। देशबंधु जी बहुत खुश थे, लेकिन आंदोलन उग्र रूप ले रहा था। अंग्रेजों ने रात तक बासंती देवी और उर्मिला देवी को छोड़ दिया, इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि सुलगते हुए बंगाल के पांव अब पीछे नहीं हटने वाले। उसको रोकने के लिए जरूरी थी देशबंधु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी। देशबंधु जी के हाथों में बेड़ियां पहना दी गईं। उन्हें प्रेसिडेंसी जेल के पास लाया गया तो नागरिकों ने उनका रास्ता रोक लिया। इधर दास बाबू की हालत बीमारी के कारण नाजुक हो चली थी। जनता से अनुरोध करते देशबंधु ने एक वृद्ध सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहा, चलो चलो, हटो, रास्ता छोड़ दो। अब मुझे स्वराज आश्रम में जाने दो। अपने देश प्रेम के सरोवर में चैन से डुबकी लगाने दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा।